पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है और फर्स्ट फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। लेकिन सुबह सुबह लगातार आपको लाइव सिटीज बड़ी खबरों से बाखबर करता है और हम आपको अपडेट भी देते हैं, बताते हैं कि आखिर बीती रात को क्या क्या घटा है और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं। तो एक बार फिर से हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीती रात भी बहुत कुछ हुआ है, तो क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो समरीन जी, अपने सभी दर्शकों को आज छोटी दीपावली की हार्दिक बधाई। बिल्कुल। और देखिए, चुनाव की बात जब आप कर रही हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आरजेडी में ही है। बिल्कुल। महागठबंधन का सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल, और इतना कंफ्यूजन की पूछिए ही नहीं। आपने कहा पहले चरण का नामांकन हो चुका, दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख भी कल है, दीपावली के दिन भी नामांकन होगा। और देखिए, राजनीति किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, अब राजद के लोगों को ही यह बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है ना? अब आप देखिए ना, नबीनगर, गोह, देहरी, दिनारा, ऐसी सीटें और भी हैं। अभी इन सीटों के लिए राजद ने अपने उम्मीदवारों को तय किया ही नहीं है। और हैरत की बात यह है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में राजद के ही उम्मीदवार चुनाव जीते हैं 2020 में। मतलब मौजूदा विधायक को टिकट देना है नहीं देना है, यह आप तय नहीं कर पा रहे। आखिर है क्या? रोज सिंबल के लिए लोगों को दिन के 1 बजे बुलाया जाता है, रात को 2 बजे तक बैठाए रखा जाता है और उसके बाद कह दिया जाता है फैसला कल होगा। किन बातों पर मशविरा चल रहा है, कौन सी बातें हैं, क्या कंसिडरेशन है, लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। और एनडीए के सभी प्रत्याशी मैदान में जा चुके हैं और चुनाव प्रचार उनका धुआंधार शुरू हो चुका है। तो अब देखिए ना, नबीनगर में ही आनंद मोहन के छोटे बेटे चले गए, बड़े बेटे हाँ, चेतन आनंद चले गए। दिनारा में आलोक सिंह लड़ रहे हैं। अब दिनारा में जो मौजूदा विधायक हैं आरजेडी के, उनके टिकट कटने की बात हो रही है। मालूम हो रहा है कि जो उम्मीदवार आएगा वह पैराशूट से आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां महागठबंधन की संभावनाओं को कमजोर कर रही है। अब देखिए, नवादा की ही बात कर लीजिए कि नवादा में अब तक आपने नवादा का, गोविंदपुर का और आपने रजौली का भी फैसला नहीं किया है। ठीक है ना? आपने फैसला ही नहीं किया है। और अड़चने कितनी है देखिए। अब क्या है कि राजवल्लभ यादव वहां तो आपके दुश्मन हो गए, विभा देवी जेडीयू की उम्मीदवार हैं, प्रकाश वीर को तेज प्रताप यादव रजौली से लड़ा रहे हैं। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं सभी स्पष्ट हैं। तो देखिए क्या परेशानी हो रही है कि कौशल यादव को आपने लाया। कौशल यादव पति पत्नी विधायक रहे हैं। 2020 के चुनाव में नवादा हारे थे कौशल यादव विभा देवी से, तीसरे नंबर पर चले गए थे। दूसरे नंबर पर श्रवण कुशवाहा रहे थे। कामरान जीते थे गोविंदपुर से। तो अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि जो कौशल यादव हैं वह नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जी। वह चाहते हैं कि गोविंदपुर। और यदि गोविंदपुर नहीं नवादा भी लड़ना है तो गोविंदपुर और नवादा दोनों चाहिए पति पत्नी के लिए। अच्छा। तो जो शर्तें तय हुई थी, टिकट एक व्यक्ति। तो देखिए, यदि गोविंदपुर दिया जा रहा है कौशल यादव को या पूर्णिया यादव को, तो कामरान कहां जाएंगे? ठीक है ना? कामरान कहां जाएंगे? पिछले 5 वर्षों में गोविंदपुर आपकी कठिन सीट थी, कामरान ने जीत हासिल की थी। और हम बार बार कह रहे हैं, पटना, नालंदा, नवादा, गया, इन क्षेत्रों में अकेला मुसलमान। तो कामरान के बारे में खबर यह है कि कामरान को अब यह ऑफर किया गया है कि कौशल यादव या पूर्णिमा यादव को आप गोविंदपुर लड़ने दीजिए और आप नवादा चले आइए। अच्छा, आप नवादा चले आइए। जी। लेकिन इसके लिए कामरान तैयार नहीं। ठीक है ना? गोविंदपुर में उन्होंने बहुत काम किया। नहीं, काम किया नहीं किया यह तो जनता फैसला करेगी। अब देखिए, यह तो वही बात हुई
कि राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव और उन्हें कह दिया जाए आप बरबीघा चले जाइए, बिल्कुल बरबीघा चले जाइए, तो यह तो विचित्र वाली बात है। तो कामरान भी अभी फैसला कर रहे हैं, कामरान सोच रहे हैं कि हमें नवादा आना है कि नहीं आना है, गोविंदपुर यदि नहीं देंगे तो क्या करना है, क्या निर्दलीय लड़ा जाए, क्योंकि गोविंदपुर में कामरान के साथ यह बात भी है कि जो एनडीए का वोट बैंक है उनके बीच भी इनकी पैठ है। और यदि देखिए कौशल यादव, पूर्णिमा यादव में किसी एक को टिकट मिलता है और गोविंदपुर से मिलता है, तो फिर नवादा में विभा देवी से कौन लड़ेगा? हाँ, क्या सबन कुशवाहा को लड़ाया जाएगा? 2020 उतना ताकतवर होना चाहिए। हाँ, 2020 में सबन कुशवाहा दूसरे नंबर पर थे, लोकसभा का चुनाव बिहार है। तो इतनी सारी परेशानियां। अब देखिए, चलिए जमुई में अब यह कहा जा रहा है कि कामरान के टिकट पर ग्रहण इसलिए है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि अकेले मुसलमान इधर है। अब नवादा के आगे जमुई को भी जोड़ दिया गया, तो जमुई में मोहम्मद शमशाद को टिकट दे दिया गया है या दिया जा रहा है। ठीक है। मोहम्मद शमशाद 2020 में पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव लड़े थे, ठीक है ना। तो मोहम्मद शमशाद को टिकट दिया गया, तो अब वहां जमुई में भी आक्रोश दिखने को मिल रहा है। अच्छा जी। वहां पहले से गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह को टिकट दिया जा चुका है, मौजूदा विधायक हैं। और देखिए, जो दावेदारी थी जमुई में वह नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप सिंह की दावेदारी थी। एक और मंडल जी थे जो जेडीयू से आए थे, आरजेडी में चुनाव के वक्त उनकी दावेदारी थी। तो ये दावेदारी खारिज हो रही है। जब नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप सिंह की बात चल रही थी, जिनकी मदद लोकसभा चुनाव में ली गई थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि लड़ाई जो है कठिन हो जाएगी श्रेयसी सिंह के लिए, बिल्कुल कठिन हो जाएगी। राजपूत वोट बैंक में भी सेंधमारी हो जाएगी, नरेंद्र सिंह की विरासत है, या मंडल आएंगे तो अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। लेकिन अब मोहम्मद शमशाद आ रहे हैं, ठीक है। तो जमुई के लोग बता रहे हैं कि वहां देखिए हिंदू मुसलमान होगा, हो सकता है और फिर संपूर्ण राजपूत मतों की गोलबंदी और यादव भी नाराज होंगे। ठीक इसी प्रकार से जानकारी मिले कि जयप्रकाश नारायण यादव को कह दिया गया है झाझा लड़ने के लिए। तो आप उम्मीदवारी के चयन में इतनी देरी कर रहे हैं कि पूछिए मत, ठीक है। और अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन। अब देखिए क्या हुआ, सुदय यादव जिनका टिकट जहानाबाद से काटा गया, मिल गया राहुल शर्मा को लड़ाने के लिए, जगदीश शर्मा के बेटे को। अब उन्हें कुर्था भेज दिया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल। कुर्था से उन्हें टिकट दिया गया है। अब समझिए, कुर्था में बेटिकट कौन हुए? बेटिकट हुए बागी कुमार वर्मा। बिल्कुल। हाँ, चुनाव जीते हुए थे। खैर, उनकी सेहत ठीक थी नहीं थी इस पर सवाल है, और वहां कहा भी जा रहा था कि यहाँ उम्मीदवार बदल सकता है। पहले तो चर्चा इस बात की होती रही कि यह सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी और अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब जगदीश शर्मा मतलब राहुल शर्मा को जाना पड़ा जहानाबाद और सुदय यादव बेटिकट हुए, तो अब सुदय यादव को भेज दिया गया कुर्था, ठीक है ना। क्योंकि एक सवाल यह भी पैदा हो रहा था कि आरजेडी के सिंबल पर जहानाबाद अरवल से क्या कोई एक यादव नहीं लड़ेगा। लेकिन पिछले 10 वर्षों से सुदय यादव कुर्था से दूर थे, अब वह कुर्था पहुंचे हैं। सामने से जेडीयू से पप्पू वर्मा हैं, जो आरएलएम के नेता थे। वहां के समीकरणों के तहत उन्हें, अब देखिए समस्या क्या आएगी, समस्या ये आएगी कि आप एक और तो कुशवाहा राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं, डांगी राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बागी कुमार वर्मा को घर बैठाया, किसी दूसरे कुशवाहा को टिकट नहीं दिया, तो वहां कुशवाहा डांगी जो है नाराज हो सकते हैं। और देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहानाबाद, गया, भोजपुर, शाहबाद, ये सब इलाका बहुत ही सेंसिटिव है। वहां आपने कभी देखा कि वर्मा को शर्मा नहीं, शर्मा को वर्मा नहीं, और वहां 2020 में जो सफलता मिली इन इलाकों में महागठबंधन को, उसकी वजह यह रही कि सोशल इंजीनियरिंग एनडीए की खराब हुई थी। लेकिन इस बार सोशल इंजीनियरिंग महागठबंधन की भी खराब होती दिखाई पड़ी। और जिस 2020 के चुनाव में जिस इलाके में आपने सबसे अच्छी बढ़त हासिल की थी, पहले चरण के चुनाव में, पहला चरण का चुनाव हुआ था इन इलाकों में। अब देखिए, यह तो जो हमने कहा दिनारा, गो, नबीनगर, ये सब विधानसभा क्षेत्र जो हैं दूसरे चरण में हैं। तो यहां अब तक आप उम्मीदवार ही नहीं तय कर पाए हैं। तो ये हो क्या रहा है, तेजस्वी यादव और लालू यादव के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इस
चक्कर में देख ही रहे हैं कि कई के नामांकन पत्र में कुछ छूट जा रहा है। अब सोच के रद्द हो जा रहा है। कुशेश्वर स्थान में क्या हुआ? VIP। हाँ, मतलब वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय लड़ेंगे, गणेश भाटी निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि जहां दस्तखत करना था वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वहां उन्होंने किया ही। छूट गया। अब देखिए, कल रात में हम लोगों ने खबर बताई थी कि सीतामढ़ी में जो 2 वैश्य परिवार हैं, एक ऋतु जायसवाल जो महिला राजद की अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी उन्होंने लड़ा लोकसभा का और विधानसभा का, और मजबूत महिला हैं, और दूसरी ओर रामचंद्र पूर्वे का परिवार, रामचंद्र पूर्वे राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब अभी चुनाव हो रहा था राष्ट्रीय प्राधिकारियों का, तो वह चुनाव प्राधिकारी भी थे, लालू यादव के बेहद भरोसेमंद थे, टिकट का प्रयास वह 2020 में कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच झगड़ा सलटाने को यह फैसला हुआ कि बेलसन से लड़ा दिया जाता है ऋतु जायसवाल को, अब परिहार से रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे को। लेकिन हमने देखा कि सुबह सुबह ऋतु जायसवाल ने पोस्ट कर दिया, गद्दारी की बात कह दी, पुरस्कार की बात कह दी, हराने की बात कह दी, परिहार में हमने क्या किया है, परिहार से मैं कैसे जुड़ी रही हूं, और इस बात का भी ऐलान कर दिया कि यदि ऐसा हुआ तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। बिल्कुल निर्दलीय लड़ेंगे। एक और बगावत। हाँ, तो निर्दलीय लड़ने का मतलब क्या हुआ? निर्दलीय लड़ने का मतलब हुआ कि आप आरजेडी से बागी हो रही है। हाँ, तो आरजेडी में इतने सारे कंफ्यूजन्स हैं, और देखिए अब तक आरजेडी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं है। जिन 52-53 उम्मीदवारों की सूची आप देख रहे हैं या जिन्हें आप मान रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जो कुंडली है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जाहिर करनी होती है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी कुंडली जाहिर की अपने पेज पर, इसलिए मालूम हो गया। लेकिन आपको लड़ना है 130 और 35। अब तक आपने 52 या 60 इतने के ही नाम बताए हैं। और देखिए, पिछले 12 घंटे में इस बात की जानकारी भी कहीं नहीं मिली कि देखिए जो राजद और कांग्रेस में झगड़ा है वो सुलझा कि नहीं। और ऑपरेशन जो एनडीए है, देखिए आपने कल सुना था कि दानापुर में जनसुराज के प्रत्याशी गायब हो गए। लेकिन फिर नामांकन हो गया है। लेकिन वो दिखे किसके साथ? अमित शाह के साथ। हाँ, तो जनसुराज के घोषित प्रत्याशी पहुंच गए थे अमित शाह से, और अमित शाह के पास जब आप जाते हैं तो मुकेश सहनी ने लाइव सिटीज के कॉन्क्लेव में ही कहा था, इस बात को याद कीजिए, कि अमित शाह के पास पहुंचने और सामने से मुलाकात का मतलब होता है कि आप अपना आधा प्राण उन्हें सौंप देते हैं, आपके पास आधा ही प्राण होता है। तो ये स्थितियां और परिस्थितियां हैं। आरजेडी की कैंपेनिंग कब शुरू होगी? बिल्कुल। आरजेडी के उम्मीदवारों का कार्यालय तेजस्वी घर से कब बाहर निकलेंगे? हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा? क्या महागठबंधन में एकजुटता कब दिखेगी? नहीं, महागठबंधन में एकजुटता तो कहां दिख रही है? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम अब तक बना है? बिल्कुल नहीं बना है। कोई खबर नहीं। भाई, अमित शाह तो 3 दिन रह कर गए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और समस्तीपुर से शुरुआत कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करने के बाद। और प्रधानमंत्री को फुर्सत मिल गई, गृह मंत्री को फुर्सत मिल गई, लेकिन तेजस्वी यादव को भी फुर्सत बिहार की जनता से। और अब दिन कितने बचे? देखिए, आज का दिन यदि नामांकन तो होगा, लेकिन जो जनमानस है, जो वोटर हैं, उनके लिए आज का दिन छोटी दीपावली का दिन, बड़ी दीपावली का दिन, छुट्टियों का ही दिन होता है। और फिर छठ की कम से कम 3 दिनों की छुट्टियां, 5 दिन, और 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो 9 दिन बचे होंगे। इन 9 दिनों में आप क्या कर लेंगे? ये 9 दिनों में क्या कर लेंगे? और आप देख ही रहे पूरी पलटन। अभी आप जाइए पटना एयरपोर्ट पर, आपको एनडीए नेताओं का हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो यूपीए का इंडिया ब्लॉक का हेलीकॉप्टर है, जैसे हमें अभी जानकारी मिली कि पप्पू यादव आज हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। सहरसा में वह किसी के परिवार में कोई हादसा हुआ है, कोई परेशान व्यक्ति है, उसे मदद पहुंचाने जा रहे हैं। तो अब तो देखिए, जो हेलीकॉप्टर आया था, एक दिन में 10-10 सभाओं को करने के लिए आया था। लेकिन हमें कल ही एक उम्मीदवार मिले जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बताया कि बीजेपी में वॉर रूम खुल चुका है। और वहां उन्होंने उन सारे नेताओं के नाम लिखवाए हैं जिनके
जिनकी सभा की जरूरत उन्होंने समझी है। मतलब बीजेपी का जो उम्मीदवार है वह बीजेपी के बार रूम में ही लिखवाएगा और वही डिमांड करेगा कि जेडीयू के इस नेता की सभा होनी चाहिए, एलजेपीआर के इस नेता की सभा होनी चाहिए, हम और आरएलएम की, यानी कि ये है कोऑर्डिनेशन। हाँ, जेडीयू वाले जो जेडीयू के उम्मीदवार है वो जेडीयू के बार रूम में लिखवाएंगे, ठीक है, और वह बार रूम फिर बीजेपी से संपर्क करेगा। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ तो कंफ्यूजन है, आपके यहाँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि जो कह रहे हैं नैया कैसे पार, हाँ, नैया कैसे पार लगेगी, यह बात समझ से परे है। यानी कि महागठबंधन में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सल्यूशन का कुछ पता नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।